हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हमने बेटा जो उसमें यहाँ पे शुरुआत में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना था कि उनका केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है, वो एसिडिक है, बेसिक है, कैसा उनका केमिकल नेचर होता है, हमने उसके बारे में बातें की थी। फिर हमने बेटा जी आपको बताया था यहाँ पे कि कौन किससे ड्राइव होके आता है या वो क्या किस चीज़ से बनता है, वो रॉ मटेरियल क्या है जो उस चीज़ को बनाता है। फिर आपने बेटा जी ऑक्सीजन के बारे में जाना था, उसके फंक्शंस के बारे में जाना था यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट हार्मोन की बात शुरू करते हैं आपसे। नेक्स्ट हार्मोन का है बेटा जी यहाँ पे जिबरलिन। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी हार्मोन्स है जो प्लांट में डिस्कवर हुए हैं, दे ऑल हार्मोन डिस्कवर एक्सीडेंटली, मतलब बाय मिस्टेक और बस हो गए डिस्कवर, इंटेंशनली ये डिस्कवर नहीं हुए थे बेटा जी यहाँ पे। तो आप याद रखना, ऑल हार्मोन डिस्कवर एक्सीडेंटली इन द प्लांट। चलिएगा हम इसके एक्सीडेंट की बात बताते हैं कि कैसे इसका डिस्कवरी हुई बेटा जी यहाँ पे। आज बेटा जी हम अपना जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम बेटा जी यहाँ पे हार्मोन, और हार्मोन का नाम है बेटा जी यहाँ पे जिबरलिन। इसकी डिस्कवरी बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। कैसे हुई थी बेटा जी यहाँ पे, जापान के अंदर साइंटिस्ट ने देखा राइस का प्लांट ग्रो कर रहा है और इस राइस के प्लांट पे इन्फेक्शन कोज करती है एक फंगस। उस फंगस का नाम होता है जिबरला फ्यूजिकोरी। फंगस का नाम क्या होता है, जिबरला फ्यूजिकोरी। ये इस राइस के प्लांट को इन्फेक्ट करती है और जब इन्फेक्शन करती है तो राइस के प्लांट को बेटा डिजीज होता है, और जो डिजीज होता है उसका नाम होता है बेटा जी बैकनी डिजीज, या उसका हम बोलते हैं बेटा जी फुलिस सीडलिंग। छोटे छोटे पॉइंट आपको समझने हैं। राइस प्लांट में जो इन्फेक्शन करने वाली फंगस, उसका नाम क्या है यहाँ पे, जिबरला फ्यूजिकोरी है, और उसके इन्फेक्शन से जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे बैकनी डिजीज। ठीक है, अब पॉइंट आता है सर इस डिजीज के सिम्टम्स क्या थे राइस प्लांट में। तो उसके 3 सिम्टम्स की बात करते हैं। पहला बेटा जी आप ये कहते हो उसकी जो स्टेम है, स्टेम बिकम थिन, स्टेम बहुत पतली हो जाती है। सेकंड, पेल ग्रीन कलर लीव्स, उसके पत्ते जो थे जो ग्रीन कलर के होने चाहिए वो थोड़े से पेल कलर के हो गए, थोड़े से येलोइश कलर के होने शुरू हो गए। एंड थर्ड सिम्टम्स आता है बेटा जी हाइट इंक्रीज। उस राइस प्लांट की हाइट जो थी वो 50% ज्यादा बड़ी थी। किससे बेटा जी, एक नॉर्मल अनअफेक्टेड प्लांट के कंपैरिजन में। तो हमें ये तो समझ में आ रहा था कि भाई ये जब इन्फेक्शन करती है तो चलिएगा ये तो डिजीज के सिम्टम्स है, बट उस डिजीज में प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये फंगस जो इन्फेक्शन कोज कर रही है तो ये वहां पे कोई ऐसा भी उसको रॉ मटेरियल दे रही है, ऐसा कोई केमिकल भी वहां सीक्रेट करी जिस केमिकल की वजह से इस प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है। तो साइंटिस्टों के दिमाग में एक बात आई कि भाई ऐसा जिबरला फ्यूजिकोरी ने क्या किया कि उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। उन्होंने और फिर क्या करके देखा, उन्होंने इसी जिबरला फ्यूजिकोरी का बेटा जी एक्सट्रैक्ट लिया। अब ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है, उन्होंने जिबरला फ्यूजिकोरी को किल किया और उसकी सेल में जो साइटोप्लाज्म था बेटा जी उसको क्या किया, उन्होंने आइसोलेट किया। अब अगर उसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है जो उसके साइटोप्लाज्म में है तो सब क्या हो गए बेटा जी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गए, और उसने उस एक्सट्रैक्ट को बेटा जी यहाँ पे एक हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया। या मैं कहूंगा एक नॉर्मल प्लांट पे जिसकी हाइट नॉर्मल है, उसने उस प्लांट पे क्या किया बेटा जी, उसके एक्सट्रैक्ट को स्प्रे किया। और वो क्या देखता है, इस नॉर्मल प्लांट की जो हाइट है बेटा जी वो रातों रात बढ़ जाती है, इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। तो उन्हें समझ में आया कि इस फंगस में कोई ऐसा केमिकल है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। फिर आगे बात बढ़ी तो हमने देखा यहां पे वही सेम केमिकल जो इस फंगस में है
वैसा ही केमिकल प्लांट के अंदर भी बनता है और उस टाइम पे बेटा जी डिस्कवरी हो गई यहां पे इस हार्मोन की। नाम क्या था यहां पे उसका? जिबरलिन। अब यहां पे आपके लिए आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, द फाइटो हार्मोन और द हार्मोन जिबरलिन इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ, हमने इसका नाम जिबरलिन क्यों रखा? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द फंगस फ्रॉम विच इट इज फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्टेड। पहली बार हमने इसको जब एक्सट्रैक्ट किया था बेटा जी इस फंगस से किया था यहां पे, तो हमने जिसमें इसके डिस्कवरी फंगस में हमने उसी के व्याप उसका नाम क्या रख दिया बेटा जी यहां पे? जिबरलिन नाम रख दिया। जैसे मैंने आपको कहा था ऑक्सिन का मतलब है टू ग्रो, वो एक लैटिन का वर्ड था, वैसे जिबरलिन नाम रखने का सिर्फ एक ही लॉजिक था बेटा जी यहां पे, बिकॉज जिस फंगस से पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था उसका नाम क्या था यहां पे? जिबरला फ्यूजी कोरी। ये बेटा जी बात है। तो डिस्कवरी कहां पे हुई थी उसकी? यहां पे जापान में उसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। सर अभी तक टिल नाउ कितने जिबरलिन डिस्कवर हो चुके? तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे मोर देन 100। और अगर आप एक्यूरेट डाटा की बात करोगे हम कहेंगे बेटा जी यहां पे अप्रोक्स 125 जिबरलिन अभी तक बेटा जी यहां पे डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं यहां पे फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज फ्रॉम द फंगस। इस फंगस में ऐसे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है जो स्ट्रक्चर वाइज अलग अलग है, बट फंक्शन उसका क्या है? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करना, बट स्ट्रक्चर वाइज। जैसे आपने ऑक्सिन में कहा था इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-D, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये सब नाम लिखे थे बेटा जी। वैसे मैं कहूंगा अभी तक बेटा जी मोर देन 100 डिफरेंट टाइप के हमने जिबरलिन्स को क्या कर लिया बेटा जी यहां पे हम आइसोलेट कर चुके, हम उसे स्टडी कर चुके। अब पॉइंट आता है सर उनका नाम कैसे रखा हमने? तो मैं कहूंगा उनका नाम कैसे रखते हैं बेटा जब यहां पे GA1, GA2, GA3, GA4 एंड सो ऑन, ऐसे हमने उनका क्या रखा है बेटा जी यहां पे नाम रख दिया। GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, 6 ऐसे हमने उसका नाम किया। अब यहां से आपके क्वेश्चन बन जाता है कि इतने जो अभी तक मोर देन 100 यूज हुए हैं उनमें से कौन सा मोस्ट वाइडली अभी तक पढ़ा गया है, सबसे ज्यादा हमने किसकी स्टडी की? और अगर हम कॉमर्शियली, अगर हम आर्टिफिशियली अगर लैब में सिंथेसाइज करते हैं और हम प्लांट में किसी का यूज करते हैं तो किस जिबरलिन का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो याद रखना है बेटा जी यहां पे GA3 कि हमने सबसे ज्यादा स्टडी किया है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह हमने सब स्टडी किया है बेटा जी, और इसका हम यूज भी सबसे ज्यादा करते हैं जब हम आर्टिफिशियल लैब में, या हम कहेंगे बाहर से हम जब किसी प्लांट के ऊपर स्प्रे का यूज करते हैं, जिबरलिन का यूज करते हैं, तो एक्सटेंसिवली अगर कोई जिबरलिन यूज होता है तो कौन सा होता है बेटा जी यहां पे आपका? GA3 होता है। और मोस्ट स्टडीड जिबरलिन अमंग द ऑल जिबरलिन अगर कोई है तो कौन है बेटा यहां पे? GA3। ठीक है बात, चलिएगा। अब पॉइंट आता है सर ये क्या करता है, तो इसके फंक्शन क्या है? तो हम कहेंगे चलिए के बेटा जिसके यहाँ पे फंक्शंस को पढ़ने का काम करते हैं कि ये कैसे प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, या इसके क्या क्या फंक्शन है, हम उन फंक्शंस को समझने का काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला फंक्शन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है, ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता। पॉइंट आता है सर ये कैसे इंक्रीज करता है प्लांट की हाइट को? तो मैं एक वर्ड बताऊंगा बेटा जी आपको कि भाई ये हमारी स्टेम है, स्टेम के अंदर सर ऐसे नोड होती हैं, सर ये नोड है जहां से ब्रांच फ्लोर ये सब निकलते हैं, और हम कहते हैं दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है बेटा जी इंटरनोड। और जिबरलिन क्या करता है बेटा जी यहां पे? इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ इंटरनोड को। अब बेटा समझ के देखो, अगर किसी भी प्लांट की स्टेम की मैं इंटरनोड का साइज बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली मेरे प्लांट की हाइट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो वही मैंने पॉइंट बोला, इलोंगेशन ऑफ स्टेम करता है यहां पे, इलोंगेशन ऑफ द स्टेम करता है बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द और लेंथ ऑफ द इंटरनोड। मैं लिख दूं बेटा जी यहां पे बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इंटरनोड। इवन अगर हम एक और बात बोले बेटा जी, सोचेगा
कोई जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है। अब मेरे वर्ड का मतलब क्या है, जेनेटिकली ड्वार्फ वर्ड का क्या मतलब है भाई, हम देखते किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट छोटी है, तो एक्चुअली हमारी जेनेटिक्स, हमारे जीन ही तो हमारी हाइट को कंट्रोल करते हैं। अब सोचिएगा कोई प्लांट है जिसके पास जीन ऐसे जो उसकी हाइट को बढ़ाते ही नहीं है, उसके पास ऐसे जीन है जिसकी हाइट को छोटा रखते हैं, मैं कहूंगा प्लांट ड्वार्फ है, छोटा है, क्योंकि उसके पास जीन ही ऐसे, उसकी जेनेटिक्स ही ऐसी है जो उसे यहां पे ड्वार्फ रखती है। अगर ऐसे प्लांट के ऊपर भी अब बाहर से बेटा जी यहां पे जिबरलिन का स्प्रे कर दोगे तो उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी बेटा जी यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आप बाहर से भी अगर स्प्रे करते हो, प्लांट में तो नेचुरल सिंथेसाइज होता ही है टू इंक्रीज द प्लांट हाइट, बट अगर आप बाहर से आर्टिफिशियली भी स्प्रे कर दोगे एक प्लांट पे तो भी हाइट को क्या करेगा बेटा जी यहां पे इंक्रीज कर देगा। तो मैं अगला पॉइंट बोलूंगा बेटा जी यहां पे इसके बारे में, इंक्रीज the height of genetically dwarf plant। जेनेटिकली जो ड्वार्फ प्लांट उनकी हाइट भी क्या करता है बेटा जी यहां पे इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है ये, अब इसी के कुछ एप्लीकेशन समझ के देखो बेटा जी। शुगर केन, आप गन्ना खाते हो, शुगर केन का आप जूस भी पीते हो, सोचो यहां पे अगर आप शुगर केन पे इसका स्प्रे कर दोगे तो क्या होगा। शुगर केन, आपने कहा सर शुगर केन में ये नोड है और ये नोड का बीच का इंटर नोड है, और अगर आपने सर जिबरलिन का स्प्रे कर दिया इस पे तो शुगर केन में बेटा जी यहां पे आपका इस इंटर नोड का साइज अगर बढ़ जाएगा तो शुगर केन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा जी यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। किसका प्रोडक्शन बेटा जी यहां पे, शुगर केन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बाय द स्प्रे ऑफ द जिबरलिन। तो हम ये कहेंगे ये इसकी एप्लीकेशन है, ये इसकी एप्लीकेशन है कि हम इसका यूज करते हैं टू इंक्रीज, used to increase the sugarcane प्रोडक्शन। कितना, तो मैं कहूंगा बेटा जी 20 टन पर एकड़ में ये बेटा जी आपके शुगर केन को प्रोडक्शन को क्या करता है यहां पे ये इंक्रीज कर देता है। मतलब बहुत ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कर देगा अगर बेटा जी आपने यहां पे इसका स्प्रे कर दिया तो। याद रख लेना, कोई पूछ ले तो आपसे 20 टन पर एकड़ के आसपास ये बढ़ा देता है। सर और इसका क्या फंक्शन है, तो हम इसकी और फंक्शन की बात करते हैं। ये सीड को ग्रो करने में हेल्प करता है, ये सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अब ये वर्ड याद आ रहा है आपको, यहां पे कल ही मैंने आपको बताया था ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड का काम है सीड को नॉन डिवाइडिंग फेज में मेंटेन करना, सीड की डोरमेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं ABA। बट मैं कहूंगा इसका काम क्या है बेटा जी यहां पे, इट इंड्यूस सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेक सीड डोरमेंसी। ये सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है और सीड को जर्मिनेट करवाता है। अब कई बच्चों के दिमाग में पॉइंट आएगा, सर ये ऐसा करता क्या है कि सीड को जर्मिनेट करता है, ये सीड को क्यों जर्मिनेट करता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी सोच के देखिएगा, एक सीड है उसके पास स्टोर अमाउंट ऑफ फूड बैठा हुआ है, बट अगर उसके पास उस फूड को तोड़ने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ना हो तो क्या वो सीड कभी ग्रो कर पाएगा। मेरे वर्ड को अच्छे सुनना बेटा, समझना शांति से। एक सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो भी है। मैं इस तरह से डायग्राम बना देता हूं बेटा जी आप लोगों के लिए कि भाई ये सीड की कोट है और इस तरह से उसके अंदर ये एम्ब्रियो बैठा है और आपने कह दिया सर ये कोटिलिडन है जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है। अब सर सीड ग्रो क्यों नहीं हो रहा, मैं कहूंगा देखिएगा बेटा जी ये फूड जो है बेटा जी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यहां पे सीड में स्टोर हो रहा है। तो जब सीड ग्रो होता है उस टाइम पे एक्चुअली यहां पे सीड के जो एम्ब्रियो की सेल उनके पास जो डीएनए बैठा है बेटा जो एक्सप्रेस करता है और वो पहले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को बनाता है। किनको बेटा जी यहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो मैं वर्ड लिख देता हूं बेटा जी यहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
ये एंजाइम जब बनते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा जी, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, और जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो मैं कहूंगा फिर यहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बेटा जी तो उसके बाद ये एम्ब्रियो अपने आप को ग्रो करता है। दोबारा वर्ड को बोल रहा हूं, शांति समझना बेटा जी। हमारा जो एम्ब्रियो है उसके पास में स्टोर फॉर्म ऑफ फूड बैठा है जो कि मैंने कह दिया कोटिलिडन है, पर जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड होता है बेटा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उससे ये एम्ब्रियो कभी यूज नहीं कर सकता। तो ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन सबसे पहले एम्ब्रियो की जो सेल है वो बनाती है बेटा जी वहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। तो मैं कहूंगा एम्ब्रियो फॉर्म करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं बेटा जी ये इस फूड को जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था बेटा जी उसे ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे वो सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा उसका बेटा जी यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी का यूज करके ये एम्ब्रियो की सेल अपने आप को डिवाइड करेगी और बेटा जी न्यू वन सीडलिंग को पैदा करेगी यहाँ पे। ठीक बात है यहाँ पे। अब ये क्या करता मैं कहूंगा, इट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किसी भी सीड में आप इसका स्प्रे कर दो, जबकि जब क्या करेगा यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनवा के उसके सीड के जर्मिनेशन में क्या करवाएगा यहाँ पे हेल्प करेगा। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे, यही लिख देता हूं यहाँ पे, जिबरलिन इंड्यूस हाइड्रोलाइटिक enzyme formation and help in seed germination। यहां तक की बात सही है बेटा जी। ये हमारे 4 फंक्शन हम जाने, और भी फंक्शन इसके बहुत सारे, और वर्ड को सुनिएगा बेटा जी। सर और इसके क्या फंक्शन है, तो हम और इसकी बातें करते हैं। 5वां फंक्शन है बेटा जी, जिबरलिन इंड्यूस फ्लोरिंग एंड locked a plant overcome photoparadism। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, समझिएगा बेटा जी। ये प्लांट में फ्लोरिंग इंड्यूस करता है, बट किस प्लांट में, मैं कहूंगा मैं स्पेसिफाई बातें करता हूं इन एलडीपी में। एलडीपी वर्ड आपने पढ़ा है, लॉन्ग डे प्लांट। सर ऐसा प्लांट जिसको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए फॉर द प्रॉपर फ्लोरिंग। आपने लास्ट लेक्चर में इनकी बातें की है बेटा जी। यहां पे लॉन्ग डे प्लांट को प्रॉपर फ्लोरिंग करने के लिए एक बेटा जी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द लाइट चाहिए। अब सोचिएगा उस एलडीपी प्लांट को प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ लाइट नहीं मिल रहा है, और उसे अगर प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ लाइट नहीं मिल रहा होगा तो वो कभी फ्लोरिंग नहीं करेगा। बट अब क्या कीजिएगा, उस पर जिबरलिन का स्प्रे कर दो, उस पर जिबरलिन का स्प्रे कर दो। उससे अगर प्रॉपर फोटोपैरेडिज्म नहीं भी मिल रहा तो भी वो फ्लोरिंग कर देगा। तो मैंने क्या लिखा है बेटा जी यहां पे, जीए यानी कि जिबरलिन इंड्यूस फ्लोरिंग एंड इन लॉन्ग डे प्लांट ओवरकम फोटोपैरेडिज्म। मतलब उसको अगर थोड़े टाइम के लिए भी आपने लाइट दी तो भी वो फ्लोरिंग कर देगा, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया जिबरलिन से। मतलब जो आपने फाइटो हार्मोन वाला खेल बोला था, आपने ये कहा था कि सर वो जो रेशियो है वो इंड्यूस करता है फ्लोरिजन केमिकल को, और फ्लोरिजन जो केमिकल है बेटा जी वो इंड्यूस करता है फ्लोरिन। तो आप ये समझ सकते हैं यहां पे जिबरलिन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरिजन एंड इंड्यूस द फ्लोरिंग स्पेसिफिकली इन द लॉन्ग डे प्लांट एंड ओवरकम द फोटोपैरेडिज्म। ये उस फोटोपैरेडिज्म से भी क्या करता है, उसको ओवरकम कर देता है, अगर आपने इससे उसे क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। ठीक बात है, चलेगा बेटा जी। अगले वर्ड पे आते हैं, इंड्यूस पार्थिनोक्रेपी। ये वर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और आप कह सकते हो सीडलेस फ्रूट। यही सेम फंक्शन आपने बेटा जी अपने ऑक्सीजन का भी कहा था, ये फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है बेटा जी। और क्या करता है बेटा जी, तो एक और इसके बारे में अच्छी बात जानेगा बेटा जी। यहां पे
डिले fruit ripening and enlarge the size of fruit. ये वर्ड को समझिएगा बेटा जी। सर एक प्लांट में फ्रूट लगा, फ्रूट का साइज छोटा है, आप उस पर जिबरेलिन का स्प्रे कर दो, आप उस पर जिबरेलिन का स्प्रे कर दो तो फ्रूट वहां से टूट के नहीं गिरेगा, उसकी कभी राइपनिंग नहीं होगी और उसका साइज क्या होगा, वहां पे इनलार्ज हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में आपके एप्पल आते हैं, आपको दिखाई देते होंगे, कई एप्पल बहुत ही छोटे छोटे आते हैं और कई एप्पल का साइज प्रॉपरली बड़ा बड़ा होता है। तो हम ये कहते हैं एप्पल का साइज हम इनलार्ज करते हैं बाय स्प्रे ऑफ द जिबरेलिन। और मैं आपको उस दवाई का नाम बताऊं बेटा जी, यहां पे पोमेलिन। पोमेलिन is the mixture of GA4 and GA7। साइटोकाइनिन भी होता है, बट हम जिबरेलिन की बात करते हैं। पोमेलिन इज द केमिकल और ए स्प्रे ऑफ द जिबरेलिन एंड इट इज द मिक्सचर ऑफ GA4 and GA7 and it is used to increase the size of एप्पल का प्रॉपर साइज को बढ़ाने के लिए बेटा जी हम यहाँ पे आपका इसका यूज करते हैं। तो मैंने कहा बेटा जी डिले करता है फ्रूट की राइपनिंग को और फ्रूट के साइज को क्या करता है बच्चा, यहाँ पे इनलार्ज करने का काम करता है। ये इसका वन ऑफ द सिम्टम है, वन ऑफ द इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा जी। और क्या करता है यहाँ पे, तो मैं कहूंगा बेटा जी ये इन द केस ऑफ द कोनिफर, आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़े कोनिफर प्लांट के अंदर बेटा जी ये जुवेनाइल टाइम पीरियड को, मतलब जो उसकी बालावस्था है उसको कम करके उसमें इंड्यूस करता है बेटा जी मैच्योरेशन को, उसे मैच्योर कराता है, अर्ली मैच्योरिटी कोज करता है। क्या कोज करता है यहाँ पे, अर्ली मैच्योरिटी बाय शॉर्टनिंग ऑफ द जुवेनाइल फेज इन द कोनिफर प्लांट। सिर्फ कोनिफर में ऐसा काम करता है यहाँ पे। इंड्यूस मैच्योरिटी by shortening juvenile phase in conifer। ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में आ सकता है, इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है किस पे, कोनिफर के केस में जुवेनाइल फेज को छोटा करके अर्ली मैच्योरिटी लाने का काम करता है कौन बेटा जी, यहाँ पे जिबरेलिन। ये हमने यहाँ पे 8 इसके फंक्शन को जाना। अब आता है इसका सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके लिए एनटीएससी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके कमिंग टेस्ट में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वो पहले भी क्वेश्चन आपके आरपीएस वाले टेस्ट में आ चुका है, सुनने का बेटा जी, और वो है बोल्टिंग। क्या है ये, इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्टेम और इंटरनोड इन रोसेट प्लांट। कैबेज, बंद गोभी के बारे में जानते हैं आप लोग, क्या है बंद गोभी, कैबेज क्या है बेटा जी, इट इज द लार्जेस्ट साइज बर्ड। अगर सबसे बड़े साइज की कोई बर्ड है तो कौन है बेटा जी, यहां पे आपकी कैबेज है। कैबेज का स्ट्रक्चर कभी आप लोगों ने देखा है बेटा जी, यहाँ पे अगर आपने शांति से देखा हो कि सर कैबेज के अंदर ऐसे एक छोटी सी स्टेम होती है, उस स्टेम पे जो नोड होती है वो बहुत ही पास होती है, नोड जो है वो बहुत ही पास, उस नोड से सर ऐसे लीव्स अगर निकले होंगे तो सर वो लीव्स उसे कवर कर रहे होंगे, तो इस तरह से आप ये कहते हैं सर ये कैबेज के पत्ते हैं। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा कि इन द केस ऑफ द कैबेज साइज ऑफ द इंटरनोड बहुत ही छोटा है, तो मैं कहूंगा यहां पे एक रिड्यूस स्टेम है। स्टेम कैसी हो रही है बेटा जी, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, बिकॉज इंटरनोड का साइज बहुत छोटा हो गया तो नोड पास होगी, तो बहुत सारे पत्ते क्या होंगे, पास से आ रहे हैं, तो इस तरह से कैबेज बनके तैयार होती है। अब जरा सोचो, आपने कैबेज के अंदर इस जिबरेलिन का स्प्रे कर दिया तो क्या होगा, मैंने बोला आपने जिबरेलिन का स्प्रे कर दिया कैबेज पे, तो सोचिएगा इसका अगर ये इंटरनोड का साइज
अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर अब बंद गोभी नहीं रहेगी, वो खुली गोभी बन जाएगी, हाँ कि ना। तो मैंने कहा जो रोस्टेड प्लांट है जहां पे रिड्यूस स्टेम है, ऐसे प्लांट जिनमें स्टेम का साइज बहुत ही छोटा होता है, कोई भी ऐसी बर्ड जिसमें स्टेम का साइज बहुत छोटा होता है, रिड्यूस होता है, जहां इंटरनोड बेटा जी आइदर एब्सेंट और इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, ये वहां पे अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो ये इंटरनोड को इलोंगेट कर देगा बेटा जी। उन प्लांट्स में भी ये क्या करता है बेटा जी, बर्ड वगैरह को ओपन करवा देगा। तो हम कहते हैं ये इसका जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है बोल्टिंग। समझ में आ रहा है बेटा जी? मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया इन कैबेज। कैबेज के अंदर अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो फिर बंद गोभी नहीं होगी बेटा, खुली गोभी हो जाएगी, क्योंकि उसके इंटरनोड का साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो पत्ते दूर दूर हो जाएंगे, फिर वो खुल जाएगी बेटा जी यहाँ पे। तो इस प्रकार की कहानी हो जाएगी अगर आपने जिबरेलिन का क्या कर दिया बेटा जी, वहां पे स्प्रे कर दिया। तो मैंने आपको ये फंक्शन बताया बेटा जी, इट्स ऑल अबाउट जिबरेलिन। ये भी प्लांट की हाइट को बढ़ाता है या प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बट इसका करने का तरीका क्या है बेटा जी यहाँ पे? तो आपने देखा ये इंटरनोड के साइज को बढ़ाता है मेनली यहाँ पे, जिसकी वजह से शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आप ये कह सकते हो सर ये फ्लोरिंग इंड्यूस करता है, बट मेनली इन द लॉन्ग डे प्लांट में, और ये वहां पे बेटा जी यहाँ पे शॉर्ट कर देता है, या मैं कहूंगा ओवरकम कर देता है फोटो पैराडिज्म को। ये वो लॉन्ग डे प्लांट है, बट वो उससे अगर स्मॉल ड्यूरेशन की लाइट मिलेगी तो भी वो बेटा जी फ्लोरिंग कर देगा। अच्छा, एक और इसको 10th टॉपिक डलवा देते हैं, आपने 9 लिख ली है, एक और कर लो ताकि 10 पूरे हो जाए। वर्नेलाइजेशन। ये क्या होता है? कुछ प्लांट्स को एक लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट चाहिए फॉर द प्रॉपर फ्लोरिंग। मैं इसके डेफिनेशन लिखता हूं बेटा जी, लो टेम्परेचर treatment for proper flowering। कुछ ऐसे प्लांट है, कभी आपने सुना हो सर्दी अगर अच्छे वाली पड़ेगी तो ही गेहूं अच्छा प्रोड्यूस होगा। मतलब गेहूं के फ्लोवर का डेवलप होना, जो बाल आते गेहूं में उसका डेवलप होना इज डिपेंड अपॉन द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। अगर उसे आपने प्रॉपरली लो टेम्परेचर नहीं दिया, अगर अच्छे वाली सर्दी नहीं पड़ी, तो गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा वाला नहीं होगा। तो मैं कहूंगा एक ऐसा प्रोसेस है, हम उसको बोलते हैं वर्नेलाइजेशन, मतलब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर द प्रॉपर फ्लोरिंग। अपने घरों में अपने पेरेंट्स से पूछो, बता देंगे वो आपको इसके बारे में कि यस उसको एक ठंड चाहिए फॉर द प्रॉपर बेटा जी यहाँ पे फ्लोरिंग के लिए। तो हम कहते हैं वो प्रोसेस क्या है बेटा जी यहाँ पे, वर्नेलाइजेशन। बट आप क्या करो बेटा जी यहाँ पे, जिबरेलिन का स्प्रे कर दो, वो इस वर्नेलाइजेशन को भी क्या कर देगा बेटा जी यहाँ पे, ओवरकम कर देगा। मतलब उसका अगर प्रॉपरली लो टेम्परेचर नहीं मिला तो भी भैया जी काम चल जाएगा। अगर आपने किसका स्प्रे कर दिया उस पे, जिबरेलिन का स्प्रे कर दिया, तो मैं कहूंगा बेटा जी जिबरेलिन ओवरकम वर्नेलाइजेशन। ये उसको भी क्या करता है, ओवरकम करता है। मतलब फोटोपैराडिज्म को ओवरकम कर रहा है इन द लॉन्ग डे प्लांट में, और वर्नेलाइजेशन कम करता है बेटा इन द ऑल प्लांट जिनको भैया जी लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए फॉर द प्रॉपर फ्लोरिंग, उनमें आप बेटा जी उनको आप इनसे ट्रीट कर दो तो बेटा जी काम हो जाएगा यहाँ पे। तो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द जिबरेलिन। आपको कुछ बातें मैं पहले बता चुका हूं, ये वीकली एसिडिक इन द नेचर है, और ये ड्राइव किससे होता है बेटा जी, टर्पिन से ड्राइव होता है। ये किससे होता है, टर्पिन से ड्राइव होता है। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा जी यहाँ पे, इट इज ए प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर की कैटेगरी से बेटा जी बिलोंग करता है। ये पहली बार जिस फंगस से निकाला उस फंगस का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे, जिबरेला फ्यूजिकोरी। आप ये बात भी याद रखना, इट इज वन ऑफ द हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन द फंगस एज वेल एज इन द प्लांट। प्लांट में भी है तो साथ में क्या है बेटा जी, फंगस में भी मिलता है। इट इज वन ऑफ द हार्मोन दैट इज जिबरेलिन। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ इतना अबाउट जिबरेलिन। हम एक एक लेक्चर में एक एक हार्मोन की बातें करेंगे ताकि लेक्चर भी बढ़ाना और आप बोर भी ना हो। चलेगा बेटा जी, थैंक यू।